अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। पहले हिस्से में बड़ी ज़रूरी बातें हैं और दूसरे हिस्से में एक मौलवी साहब से मिलवाएंगे, वो क्या फतवा दे रहे हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि आज सुबह एक मैसेज आया मुझे। तो एक प्रोग्राम मैंने किया था, एक दोस्त थे अहमदी, उनकी शहादत हुई थी मेरा ख्याल है, तो उस पर प्रोग्राम किया था मैंने। तो जो मुझे मैसेज वहाँ से आया पाकिस्तान से, वो ये था कि एक और अहमदी जहन्नम चला गया। फिर मैंने उनको मुख्तसर जवाब दिया कि अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने जन्नत में जाना, किसने जहन्नम में जाना। फिर उन्होंने और भी लिखा कुछ, मैंने उनका नंबर तो ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। मगर ये मैं चीज़ बताऊं कि हमारे जो प्रोग्राम लोग गैर जमात देखते हैं उनमें अच्छे लोग भी हैं, मगर जिन लोगों की ये सोच है उनके लिए एक मैसेज है मेरा कि जब से आपने जन्नत और जहन्नम के फैसले करने शुरू कर दिए हैं, उस वक्त से पूरा मुल्क जो है वो जहन्नम बना दिया। आप खुद देख लें, ये अंदाज़ा लगा लें कि जो ममालिक मुसलमान नहीं है, आप लोग वहाँ भी आना, आपकी कोशिश है वहाँ पे आ जाए। और आपके लोग ये बताते हैं जो यूरोप से या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक से जाते हैं कि वहाँ ज़बरदस्त ज़िंदगी है। और कोई ये नहीं कहता कि यूरोप में जहन्नम है या अमेरिका में जहन्नम है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप की जो तरक्की है जन्नत और जहन्नम की, वो जो नताइज आपके सामने आ रहे हैं मेरा हर किसी से छुपे हुए नहीं है। अगर इर्द गिर्द आप नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कौन से इस्लामी काम होते हैं। जब से आपने अहमदियों को कहा कि ये गैर मुस्लिम है, ये दायरा इस्लाम से खारिज है, तो उस वक़्त से एक तो पाकिस्तान में उलमा जो एक दूसरे को काफिर कहते रहते हैं, और उससे पहले भी कहते थे, ये नहीं कि आप कह रहे हैं। और उसके अलावा जो आपकी हरकतें हैं मेरा हाल वो काफिरों में भी नहीं है। अगले दिन एक सोशल मीडिया पे मैं वीडियो देख रहा था, तो वो कहने लगा कि आपके मोहल्ले में 2 दुकानें हैं, एक काफिर की है, एक मुसलमान की है। तो आप ये बताएं कि जो अगर आप जो मुसलमान है वो मिलावट कर रहा है और काफिर जो है वो खालिस चीज़ दे रहा है, तो आप किससे लेंगे? तो उससे ये जवाब नहीं मिला, वो खामोश रहा। और अगर आप गौर व फिक्र थोड़ा सा भी करें तो आपको अपना भी पता चल जाता है। ये जो लोग मुझे लिखते रहती है, जो बड़े इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, ज़रा अपनी हालत का जायज़ा ले, अपने गिरेबान में ज़रा झांके, तो इनको असल चेहरे इनके खुद ब खुद नज़र आ जाएंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये इस्लाम की खिदमत कर रहे होते तो पाकिस्तान के जो लोग दूसरे ममालिक में आते हैं और यहाँ आके सियासी पनाह भी लेते हैं, तो वो अपने मुल्क में रह के एक इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकते। मैं कुछ लोगों के साथ हैम्बर्ग में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे बात हुई कि हम जब आए थे जर्मनी आने के लिए वीज़ा नहीं लगवाना पड़ता था। कहते जब हम जर्मनी में दाखिल हुए, पुरानी बात है, तो वहाँ पे उन्होंने हमें कहा जी आप जहाँ मर्जी चले जाएं, जहाँ आपका दिल चाहता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 45 साल पहले या 50 साल पहले पाकिस्तान की जो इज्जत और वक़ार था दुनिया में, अब आपको नज़र नहीं आएगा। आप पासपोर्ट लेके जाएं पाकिस्तानी कहीं पे भी, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल भी होती है। फिर अगर आप एयरपोर्ट पे आएँ, आज ही मैं सुन रहा था कि इंग्लैंड में एक वज़ीर है जैदी साहब, वो आए हैं, तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ही जहाँ भी इजलास था घुसने नहीं दिया, 10 मिनट वेट करते रहे। ये इज्जत और कदर इन लोगों की है। शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी है। और फिर जो भी लोग आगे ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो इनके साथ जो सलूक करते हैं आपने मुख्तलिफ जगह पे देखा, ये नहीं कि एक जगह पे देखा। कभी अमेरिका में क्या हाल होता है, जो आपके साबिक वज़ीर आज़म है और ये फजल रहमान को स्पेन से कि पता नहीं किस मुल्क से वापस भिजवा दिया गया था, उन्होंने अपने मुल्क में दाखिल होने ही नहीं दिया।
یہ میں ان لوگوں کو وہ بتا رہا ہوں جو مجھے میسج لکھتے ہیں اور بڑی عزت دار لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم حقیقی مسلمان ہیں. تو آپ لوگوں کی اصل اوقات جو ہے وہ آپ کے لیڈر جو ہے ان کی میں بتا رہا ہوں. جو حقیقت ہے وہ چھپ نہیں سکتی. سوری ناظرین، یہ لوگ جو ٹھیکیدار ہیں اسلام کے اور جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ احمدیوں کا مقابلہ کریں گے، ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے. اور بجائے اس چیز کے کہ یہ ہر وقت غلط سوچ اور غلط چیزیں لکھتے رہیں، پوزیٹیو سوچ اور تحقیق کریں خود بخود کہ کیا وجہ ہے کہ حقیقی اسلام کہاں پہ ہے. اگر ان لوگوں کو تو پتہ ہے ہی ہے، یہ نہیں میں کہتا، یہ خود سارا دن ٹی وی پہ آ کے کہتے رہتے کہ یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. عمران خان بھی کہتا ہے، نواز شریف بھی کہتا ہے، مولوی بھی سارے کہتے ہیں. یہ مدنی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو کچھ وہاں پہ ہوا سیالکوٹ میں، یہ کوئی اسلام والا کام نہیں ہے. اگر یہ اسلام والا کام نہیں ہے پھر آپ کون لوگ ہیں؟ آپ لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے. اگر دیکھیں یہ کام بھی اسلام والا نہیں ہے، ملاوٹ بھی اسلام والا نہیں ہے، چوری بھی اسلام والا نہیں ہے، جھوٹ بھی پھر اسلام والا کام آپ میں کون کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. سب کچھ آپ کی علماء آ کے بتا دیتے ہیں. ابھی میں دوسرے حصے میں ایک مولوی صاحب کی بات سناؤں گا، آپ کو بھی ہنسی آ جائے گی کہ کن کاموں میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. اس لیے میں اپنے وہ تمام دوست جو فوری طور پر ہمیں میسیج لکھنا شروع کر دیتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ سب کے لیے بڑا اہم پیغام ہے کہ آپ MT ایک ہمارا پروگرام ہے وہ دیکھا کریں. آپ کو وہاں پہ صحابہ کی تعلیم کا وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، نہ ذہنی تکلیف، نہ جسمانی تکلیف، نہ ویسے کوئی کسی قسم کی وہ تکلیف دیتے تھے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی اسلام اس وقت اور آج کہاں پہ ہے. اور اسے تلاش کرنا آج کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان ہے. جو میں نے راستہ آپ کو بتایا اس راستے پہ پڑ جائے تو آپ جب غور و فکر سے، یہ ہے کہ اپنا ٹائم نکال کے غور سے خطبات سر جمعے کے سن لیں تو آپ کو حقیقی اسلام کا علم ہو جائے گا. اس کے بعد جو چیزیں آپ ہمیں لکھتے وہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اس سے آپ کی بھی تربیت ہو سکتی ہے، آپ کی آنے والی. اچھا اب آپ کی یہ حالت ہے، آپ کی نسل کی کیا حالت ہوگی یہ غور کریں ذرا. آپ کے جو بڑے تھے وہ تھوڑے بہت ان میں شرافت تھی، مگر دن بدن جو چیزیں آپ کے دادا میں اور بھی بہتر شرافت ہوگی، پھر ابا میں تھوڑی کم ہوگی، پھر آپ میں تو بیڑا ہی گرک ہو گیا، تو اگلی نسل کا تو پٹھا ہی بیٹھ جائے گا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کام آپ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور اگر آپ لوگ اپنی اصلاح نہ کر پائے تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے حالات کیا ہوتے ہیں. ان کی زندگی کا معیار تو پہلے کوئی نہیں ہے اور بھی گر جائے گا. اس لیے آپ لوگوں کو اس پر سوچ بچار کرنا چاہیے کم از کم. پھر وہاں پہ جو چیزیں ابھی بھی سامنے آ رہی ہیں، بیانات تو آپ نے سامنے دیے. اب پورا پاکستان غصے میں ہے وہ سیالکوٹ والے کیس پہ یا وہ جو فیصلہ آباد میں ہوا، اور یہ بھی کہہ رہے یہ اسلام میں نہیں ہے. وہ تو پھر یہ کہاں سے آیا سب کچھ بھی؟ اگر آپ ٹھیکیدار اسلام کے تو یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ ہندوستان سے آئی، بنگلہ دیش سے آئی، کہاں سے آئی؟ آپ لوگوں میں سے ہی آئی نا. آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں اسلام کا. آپ لوگوں کو جو بتایا گیا وہ ابھی جب میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو اسلام آپ لوگوں کو سکھایا گیا. ناظرین، میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے میسیج نہ لکھا کرے، کیونکہ میں پھر جواب دے دیتا ہوں. میں اس طرح کو کوئی بھی میسیج ہو اس کو مطمئن کرنے کے لیے جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق پھر تسلی کر دیتا ہوں، اور پھر نمبر ہم بلاک کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا فضول لوگوں کی باتیں سننے کا. ہر سوال میں یہ ہوتا ہے کہ شرارت کا ایک پہلو ہوتا ہے، اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ شرارت کی جائے. نہ اس سے ان لوگوں کو، یہ جو بندے مجھے لکھ رہے ہیں، اگر ان کا اپنا پتہ کریں تو ساری زندگی انہوں نے پتہ نہیں کوئی مسلمانوں والا کام کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. لوگوں کو فوری طور پہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جناب اسلام کیا ہے، آپ کافر ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں. بھئی اپنا تو پتہ کر لو آپ کیا ہے پہلے.
आपने कोई लोगों का ठेका लिया जन्नत जन्नत में जाने का? आपको क्या टेंशन है? एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, दोबारा जुड़े रहें। और अभी एक मौलवी से मिलवाता हूँ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा ये सुनते हैं, इस पे फिर बात करते हैं। बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर यही होता है कि इस्तिंजा खाने में, लेटरिन में, घर के वॉशरूम में एक चप्पल की जोड़ी होती है। अब वो चाहे मर्दाना हो चाहे जनाना हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, ये सब घर वाले उसी को पहन के इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो जेंट्स की चप्पल है मर्दों की, सुने जरा, तो औरत पहनेगी तो गुनाहगार होगी। ओहो, आमतौर पर दोनों ही असनाफ होती है, दोनों ही किस्में होती है, मर्द भी होते हैं औरत भी होती है, माँ बहनें भी होती है, बच्चों की अम्मी भी होती है, बेटियां भी होती है, बेटे भी होते हैं, भाई भी होते हैं। तो ये सब, तो एक मर्दाना चप्पल होनी चाहिए वॉशरूम में, एक लेडीज चप्पल होनी चाहिए, दो जोड़ियां होनी चाहिए। हर एक अपने अपने चप्पल पहनकर इस्तिंजा खाने में जाए। ये बहुत अहम मदनी फूल है, इसको सब अपना लीजिए, वरना कई घरों में इस तरह नादानी तक गुनाह हो रहा होगा, इनको बेचारों को पता भी नहीं होगा कि ये भी कोई गुनाह का काम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अच्छा, ये अभी तस्वीर आप पीछे से देख रहे हैं, सबज पगड़ी। अच्छा, पता नहीं कहाँ से ये चीजें निकाल के लेके आ जाते हैं ये लोग। मैं हैरान हूं इन लोगों के लिए। ऐसे उलमा के लिए मेरे तरफ से एक पैगाम है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करे, ऐसे फतवे जूतों पे और फलां दे के लोगों की जिंदगी को और मुश्किल न बनाए। ऐसी नई चीज निकाल के लाएंगे जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये जो सबज पगड़ी वाला महकमा है, ये कई भी दफा बताएगा, नमाज पढ़ता हो कोई बंदा, उसके आगे से कैसे गुजरना, एक बंदा पहले उसके सामने खड़ा होगा, फिर वो गुजरेगा। मेरी समझ से ये लोग बाहर हैं। और अगर आप देखा जाए तो इस्लाम तो एक बहुत आसानी का मजहब है। अब चप्पल वॉशरूम में पड़ी हुई है, औरत पहन ले मर्द पहन ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो भी गुनाह है इनकी नजर में। मगर जो बड़े बड़े ये गुनाह करते हैं वहां पाकिस्तान में, वो गुनाह नहीं है, वो इनको नजर नहीं आते। चप्पलों पे दिमाग अड़े हुए है, किसी का कब्र पे अड़ा हुआ है। गौस अली शाह ने फरिश्तों को पकड़ लिया, भी मामा तू देख रहा सी कब्र दे विच, तुझे ख्वाब आई कि तू कहां से पता चला तुझे? फरिश्तों को दोनों हाथ से पकड़ लिया, फरिश्ते कह रहे क्या हुआ? ये चीजें समझ से बाहर है, अकल से बाहर है कि किस तरफ कौम को लगाया हुआ है। पाकिस्तान में अगर आप देखें कि ये छोटी छोटी चीजें जो बताते हैं, जिनका तल्लक ही कोई नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कोई इस्लाम से इन चीजों का तल्लक हो, तो आप देख लें वहां पे बड़े बड़े ऐसे कारनामे हो रहे हैं, कभी फैसलाबाद, कभी कहीं कत्ल हो जाए, उस पर पता नहीं इन्होंने कोई बात प्रोग्राम किया और ना हो। इस तरह के अनवान है जो सियालकोट में वाकया हुआ है, चप्पल को लेके बैठे हुए। इतना इन्होंने इस्लाम को जो है वो सख्त तरीके के साथ पेश किया हुआ है। एक तरफ आप देखा जाए तो इस्लाम जो है वो तो आसानी का मजहब है। अगर मैं कई दफा ये चीज बता चुका हूं, बीमार हूं, आप नमाज लेट के पढ़ सकते हैं, कितनी सहूलत दी हुई, बैठ के पढ़ सकते, सफर में हो गाड़ी में पढ़ सकते, प्लेन में हो जहाज में पढ़ सकते। तो इन लोगों को क्यों नहीं ये चीज समझ आती? नाज़रीन, इसके बाद कुछ ये जरूरी था आप लोगों को बताना कि इस तरह के उलमा, मैं उनको बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूं कि खुदा का वास्ता बहुत बेड़ा गर्क कर लिया इस कौम का आपने। चप्पल दूसरी ले लो, तीसरी ले लो, ये ले लो, ये भी बताओ चप्पल वो जो वहां पड़ी होती है, मेरा तो ख्याल है वो वैसे ही ले जाते हैं उठा के। अगर मस्जिद के गुस्ल खाने से तो चप्पलें ये पता नहीं बचती कि नहीं बचती। अगले दिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, हालत इनकी देखे जरा, वो कूलर के ऊपर गिलास पड़ा हुआ था, तो वो आगे जाके थोड़ी दूर जाके वापस आई खतून बच्चे के साथ, वो गिलास ही उठा के ले गई। जंजीर, फिर मजाक उड़ाते कि जी हम जंजीर बांधते हैं, जंजीर नहीं बांधोगे तो क्या करोगे? अब ये मुसलमानों का मुल्क है पाकिस्तान। अगर आप जर्मनी में यहाँ एक कूलर रख दें, वहां पानी के लिए वो गिलास रख दे, कोई किसी की जरूरत नहीं वो लेके जाए। और अगर देखे ये डस्टबिन लगे हुए हैं सड़कों पे यूरोप में, पाकिस्तान में किधर चले जाते, गायब हो जाते।
यही वजह है ना, कोई चरसी फीमी आया उठा के ले गया, कोई पूछने वाला नहीं, गटर के ढकने ले जाते हैं और कई दफा इन्होंने पकड़े हैं, ट्रेन की लाइन ले जाते हैं, पटरी खेड़ी ले गए, फिर पुलिस ढूंढती है, पकड़ती है, किधर गए, कोई बेच गया, कोई खा गया, कोई कुछ कर गया, कोई कुछ कर गया। और ये सब एक इस्लामी मुल्क में हो रहा है। तरबियत ये हुई इन लोगों की, उनकी नज़र में जो चीज़ हाथ में आए वो गायब है। मुझे कल ही कोई बता रहा था कि वो हॉकी क्या कोई मुजस्मा पता समीउल्लाह का था, तो वो हॉकी बाल शाल सब लपेट के ले गए। कुछ चीज़ आप लोग तो छोड़ते ही नहीं है, सदका ताकती आप छोड़ते। आप खुद देखे बेनजीर इनकम सपोर्ट जिन लोगों को मिलनी थी वो उधर के उधर ही रह गए, जिन्होंने कपड़ा किया वो अमेरिका फरदाना राजा जैसी बैठी हुई है। खिदमत तो आप कौम की ये कर रहे हैं। वो बता जूते, कौम को जूते भी रखा हुआ है, ठीक वैसे आपने कहा इसी चक्कर में रखे कि जूते 2 ले आए 3 ले आए, ये कर ले वो कर ले, बस इसी चक्कर में रखे। होश नहीं आने देनी इनको बस वो कबीरी की तरह घुमाते रहना है और अपनी पिकनिक बनाई जानी है। अच्छा नाज़रीन, थोड़ी सी बात अब होगी ट्रैवल के ऊपर भी। कल मैं भी जर्मनी से लंदन यहाँ आया हूँ, हैम्बर्ग से, तो 2-3 चीज़ें उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये हुआ कि वहाँ पे आपने कोरोना टेस्ट करवा के आना है, ठीक है। दूसरा ये कि वो मुकम्मल चेक करते हैं। एयरपोर्ट खाली था वहाँ पे, हैम्बर्ग में भी कोई पब्लिक नहीं थी, लोग डर गए हैं, खौफ है। और फिर वहाँ पे आपको वो तमाम पेपर लोकेटेड फॉर्म आपने पुल करना और उसके साथ जो एक किट है वो बुक करवानी, वो तकरीबन 35 यूरो की है, मैंने भी बुक करवाई हुई है। तो वो मुझे दे गए, सुबह सुबह मिल भी गई है। तो वो अब कल मैं उसको भिजवाऊंगा और उसका रिजल्ट आएगा तो फिर मैं घर से बाहर जा सकता हूँ। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ उसमें ये है कि जब मैं गेटवे पहुंचा एयरपोर्ट पे तो वो मैंने हेड पहना हुआ था, तो वो ऑटोमेटिक मशीन ना खुल सकी, मेरे ज़हन में नहीं आया, उसका ख्याल था मेरे हाथ में और भी चीज़ें थी। तो मैंने कहा शायद इसी तरह चल जाए। फिर मैं काउंटर पे गया तो मेरे आगे एक अफ्रीकन खड़ा था, लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर था। उसको इमिग्रेशन वाले ने रोका हुआ था। अब उससे पूछा कि जनाब आपने लोकेटेड फॉर्म पुर किया? तो वो जब उसका पासवर्ड उन्होंने चेक किया तो वो कंप्यूटर में सामने आ जाता है। तो उन्होंने कहा जी नहीं मैंने तो नहीं किया। अब मेरी समझ से बाहर है वो कैसे प्लेन में बैठ गया, क्योंकि वो तो चेक कर रहे थे, हो सकता है इसने कुछ और दिखा दिया हो, स्विच प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, या हो सकता है पुराना कुछ दिखा दिया हो। जब उसने वो गेट नहीं खुला तो फिर पुलिस के पास, इमिग्रेशन के पास जाना पड़ा। तो मेरे सामने उसने कहा कि 1000 पाउंड तक जुर्माना है आपको, आपने लोकेटेड फॉर्म पुर नहीं किया, ये मैंने खुद सुना, और आप ऐसे ही कोशिश कर रहे थे जाने की, मगर गैर कानूनी है। अब मैं अपने ऑफिसर से अंदर से पूछ के आता हूँ कि आपको अब जुर्माना होगा या नहीं होगा। फिर वो अंदर गया, अंदर से फिर आके उसने वहाँ उसको कहा कि आपके पास 30 मिनट है, वहाँ खड़े हो जाओ। उन्होंने एक जगह बनाई हुई है अलहदा, जहाँ वो फिर उसको सहूलत दी हुई है कि यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं थी, वहाँ पे वो कुर्सी मेज़ नहीं था। तो आप वहाँ पे अपना लोकेटेड फॉर्म पुर करें और किट बुक करवाएं। आधा घंटा उसने दिया कि आधे घंटे में ये आपने ख़त्म करके फिर हमारे पास आना है। ये चीज़ इसलिए मैंने आपको बताई कि जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होगा ऐसे ही चलने दो, तो मेरे आपको ये बता दूँ कि बड़े सख्त जुर्माने हैं यहाँ पे। जो कवानीन है उसके मुताबिक चले, उसी के मुताबिक आए जाएं, सफ़र करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोरोना टेस्ट जर्मनी से जो है वो फ्री हो रहा है, ये हफ्ते में 1 दिन अपॉइंटमेंट ले। मैं भी वहाँ गया हूँ, मेरा हाल 1 मिनट ही लगा है और 20 मिनट बाद वो मैसेज आ गया था मुझे, टेक्स्ट मैसेज। और एड्रेस वगैरह आप जर्मनी का दें। अगर आप यूरोप का, यूके का एड्रेस देंगे तो फिर आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए मेरा एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, तो फिर वो उसके चार्जेस पड़ गए थे। तो जर्मनी का एड्रेस दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ आप ठहरे हुए हैं वो एड्रेस आप दे सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इंग्लैंड का एड्रेस हो आपका। तो ये चीज़ें जो हैं इस पर
آپ کو خیال کرنا چاہیے سفر سے پہلے. جہاز خالی تھا, کوئی اتنے لوگ نہیں آئے. میں جب گیٹ پہ پہنچا ہوں وہاں بھی کوئی پبلک نہیں تھی, ویران تھا بالکل. اور جب میں یہاں سے گیا تھا تقریباً 4 ہفتے پہلے ہتھرو سے, تو وہاں پہ فل ہتھرو تھا. کوئی میرا خیال ہے کہ فل پلین بھی فل تھا, اور وہاں ہتھرو جو چیئر وغیرہ لگی ہوتی ہے, جو صوفے وغیرہ, وہ بھی فل پڑے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے پبلک جو ہے وہ سفر کرنے سے اب تھوڑا سا ڈر گئی ہے اور احتیاط کر رہی ہے. ناظرین, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہے. جڑے رہے. نائمرز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ ملیں گے کل نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں.